खुशामदीद इस दिलचस्प साइंसी तज्जिए में। आज हम एमआईटी की एक इंतहाई ज़बरदस्त कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस रिसर्च के जरिए इंसानी दिमाग के सबसे बड़े और पुरस्कार राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दरअसल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग काम कैसे शुरू करता है। सोचिए जरा, क्या हमारा दिमाग पैदाइश के वक्त एक बिल्कुल कोरी स्लेट या ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, या फिर ये कोई पहले से प्रोग्राम की गई मशीनें हैं? ये कोई आम सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी फलसफियाना बहस है जिसे जदीद ब्रेन इमेजिंग अब आखिर सुलझाने के करीब पहुंच चुकी है। सवाल सीधा सा है, क्या हमारे दिमाग की वायरिंग हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट से होती है, या फिर हमारे इर्द गिर्द का माहौल और तजर्बात इसे मुकम्मल तौर पर तामीर करते हैं? अब इस मुअम्मे की तह तक पहुंचने के लिए साइंसदानों को बिल्कुल सुराग रसानों की तरह सोचना पड़ा। उन्हें किसी ऐसे जदीद तरीके की ज़रूरत थी जिससे वो एक जिंदा इंसान के दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरल हाईवेज यानी उन बारीक आसाबी रास्तों का नक्शा बना सकें। और यहीं एंट्री होती है ट्रैक्टोग्राफी की। ट्रैक्टोग्राफी दरअसल एक ऐसी डिफ्यूजन एमआरआई टेक्निक है जो मुहक्किकीन को आसाबी रेशों में पानी के बहाव को ट्रैक करने में मदद देती है। इससे दिमाग का एक ऐसा ज़बरदस्त फिंगरप्रिंट बन जाता है जिससे हम पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई मखसूस काम, जैसे कि चेहरों को पहचानने का अमल, दिमाग में किस जगह जाकर फिट होगा। चलिए सबसे पहले इस नज़रिए की तरफ चलते हैं जो कहता है कि दिमाग पहले से तयशुदा नहीं होता, बल्कि हमारे तजुर्बात ही उसके असल मेमार हैं। हम इसे एग्जिबिट ए कह सकते हैं। इसे समझने के लिए एमआईटी के मुहक्किक मुरुगंका सोर के इस हैरानकुन तजुर्बे पर गौर करें। उन्होंने फेरेट्स नामी जानवरों पर एक गैर मामूली सर्जरी की। पैदाइश के फौरन बाद, इससे पहले कि वो जानवर कुछ देख पाते, साइंसदानों ने उनकी आंखों से आने वाले कनेक्शंस को दिमाग के उस हिस्से से जोड़ दिया जो सुनने का काम करता है। जरा सोचें, आंखों का डाटा अब कानों वाले हिस्से में जा रहा था। और नताइज वाकई होश उड़ा देने वाले थे। दिमाग के उस सुनने वाले हिस्से ने यानी ऑडिटरी कॉर्टेक्स ने हकीकत में देखना सीख लिया। इस हिस्से में बिनाई को समझने वाले खास सेल्स बन गए और टेस्ट ने साबित किया कि वो जानवर वाकई अपने ऑडिटरी कॉर्टेक्स की मदद से देख रहे थे। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि बाहर से मिलने वाला हिस्सी तजुर्बा दिमाग की इमारत को पूरी तरह दोबारा तामीर कर सकता है। मज़े की बात यह है कि ये उसूल इंसानों पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। अब देखिए, इंसान ने पढ़ना लिखना तो चंद हजार साल पहले ही शुरू किया है ना? ये इतना नया काम है कि ये हमारे डीएनए का हिस्सा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब बच्चे 5 से 8 साल की उम्र में पढ़ना सीखते हैं तो ये नया तजुर्बा हर इंसान के दिमाग में बिल्कुल एक ही मखसूस जगह पर अल्फाज पढ़ने का एक नया मरकज़ तामीर कर देता है। और इब्रानी ज़बान के एक रीडिंग टेस्ट ने तो इस पर मुकम्मल मोहर सब्त कर दी। अगर कोई शख्स इब्रानी सीखता है तो दिमाग का बिल्कुल वही मखसूस हिस्सा खास तौर पर इब्रानी हुरूफ पर ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। मतलब ये कि हमारा तजुर्बा वाकई वो ईंटें फराहम कर रहा है जिससे हमारे दिमाग की तामीर हो रही है। यहां तक सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे बहस खत्म हो गई हो और सारा कमाल तजुर्बे का ही हो। लेकिन रुकिए, जानवरों की दुनिया से एक ऐसा ट्विस्ट सामने आता है जो कहानी का रुख एक बार फिर पैदाइशी डिजाइन यानी कुदरती ब्लूप्रिंट की तरफ मोड़ देता है। 17वीं सदी के मशहूर फलसफी इमैनुअल कांट ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उनका मानना था कि स्पेस यानी जगह और खिला का तसव्वुर इंसान में पैदाइशी होता है, और हैरत अंगेज तौर पर आज की जदीद साइंस में चूहों पर की गई वो रिसर्च जो दिमाग में लोकेशन बताने वाले खुलियों को ट्रैक करती है, कांट के उसी नज़रिए को परखने के लिए की गई। ये बड़ी दिलचस्प बात है। चूहे के बच्चे पैदाइश के बाद इब्तदाई 2 हफ्ते मुकम्मल अंधेरे में गुजारते हैं, लेकिन जैसे ही वो पहली बार अपने घोंसले से बाहर कदम निकालते हैं, किसी भी किस्म के नेविगेशन या देखने के तजुर्बे के बगैर उनके दिमाग में डायरेक्शन और लोकेशन बताने वाले सेल्स फौरन एक्टिव हो जाते हैं। यानी दुनिया में आने से पहले ही उनके दिमाग में एक अंदरूनी नक्शा फीड होता है। इस पैदाइशी नक्शे को मजीद गहराई से समझने के लिए इटली का एक और ज़बरदस्त तजर्बा देखते हैं। साइंसदानों ने चूजों को अंधेरे में और ऐसे बिल्कुल गोल पंजरों में पाला जहां कोनों या ज्योमेट्री का कोई नामो निशान नहीं था। फिर उन्होंने उन चूजों को एक नई जगह रखकर घुमाया ताकि वो अपना रास्ता भूल जाएं। और उसका नतीजा लाजवाब था। बगैर किसी ज्योमेट्रिक तजुर्बे के पले बढ़े इन चूजों ने रास्ता भूलने के बावजूद छुपी हुई चीज को तलाश करने के लिए फौरन मुस्ततील कमरे की शक्ल का इस्तेमाल किया। उन्होंने बगैर कुछ सीखे फौरन कोनों और ज्योमेट्री को समझ लिया। ये कुदरती दिमागी ब्लूप्रिंट की एक बहुत बड़ी जीत थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स या तज़ाद पैदा होता है।
अगर हमारा दिमाग इतना ही लचकदार और फ्लेक्सिबल है जितना हमने शुरू में फेरेट्स वाले तजुर्बे में देखा, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि जब दिमाग को चोट लगे तो वो फौरन अपने आप को दोबारा वायर करके ठीक कर ले। इस हवाले से साइंसदानों के पास दो बिल्कुल मुतजाद उसूल हैं। केनार्ड उसूल के मुताबिक कम उम्री में दिमाग को पहुंचने वाला नुकसान इसलिए बेहतर है क्योंकि बचपन में दिमाग ज़्यादा लचकदार होता है और वो खुद को दोबारा तरतीब दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हेब उसूल का मानना है कि इब्तदाई नुकसान ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे दिमाग की वो बुनियाद ही तबाह हो जाती है जिस पर मुस्तकबिल की तमाम महारतें खड़ी होनी होती हैं। और अगर हम बड़ों की बात करें तो बालिग अफराद के दिमाग का स्ट्रक्चर तकरीबन पत्थर पर लकीर बन चुका होता है। अगर रंगों, शक्लों या मूवमेंट को पहचानने वाला कोई हिस्सा काम करना छोड़ दे तो दिमाग इस काम को चंद सेंटीमीटर दूर किसी नए हिस्से में शिफ्ट नहीं कर सकता। बदकिस्मती से वो सलाहियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। दिमाग की ये सख्ती या रुकावट हमें बचपन के सदमात में भी वाज़े नज़र आती है। इसकी एक बड़ी मिसाल एक मरीज़ का दिलचस्प और अफसोसनाक केस है जिसे मेडिकल हिस्ट्री में एडम कहा जाता है। एडम को ज़िंदगी के बिल्कुल पहले ही दिन शदीद फालिज का सामना करना पड़ा था। एडम ने अपने दिमाग का वो हिस्सा खो दिया था जो चेहरों को पहचानता है। और हैरानी की बात यह है कि लगातार 1.5 साल तक हर रोज़ 1 घंटा मशहूर टीवी शो बेवॉच देखने के बावजूद वो कभी किसी कैरेक्टर का चेहरा नहीं पहचान सका, हालांकि वो बाकी चीज़ों को बिल्कुल ठीक पहचान लेता था। इसका दिमाग चेहरों को पहचानने के लिए कभी कोई नया हिस्सा नहीं बना सका। लेकिन ठहरिए, अभी दिमाग के पास एक आखिरी और सबसे बड़ी चाल बाकी है, खासतौर पर जब बात मुकम्मल हिस्सी महरूमी यानी पैदाइशी नाबीनापन की हो। जो लोग पैदाइशी तौर पर देख नहीं सकते, उनका विजुअल कॉर्टेक्स, जिसे V1 कहते हैं, वो चुपचाप फारिग नहीं बैठा रहता। वो हैरानकुन तौर पर खुद को बदल लेता है और हाई लेवल की जुबान या लैंग्वेज को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। जरा सोचें, वो हिस्सा जो सिर्फ रोशनी और लकीरें देखने के लिए बना था, वो अब पेचीदा जुबान समझ रहा है। ये वाकई कमाल की बात है। और यहीं हम जदीद न्यूरोसाइंस की सबसे बड़ी और उलझी हुई हकीकत से टकराते हैं। एक तरफ अगर बंदर के बच्चे चेहरा ना देखें तो उनके दिमाग में चेहरा पहचानने वाला हिस्सा कभी बनता ही नहीं, यानी तजुर्बा ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ पैदाइशी नाबीना अफराद जो सिर्फ हंसने या तालियों की आवाज़ सुनते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल वैसा ही नक्शा बना लेता है जैसे उन्होंने वाकई वो चीज़ें देखी हों, यानी यहाँ बसरी तजुर्बे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये तजाद रिसर्चर्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अगर दिमाग का कोई मखसूस नक्शा बनाने के लिए उस काम का तजुर्बा होना जरूरी है, तो एक नाबीना इंसान का दिमाग सिर्फ आवाज सुनकर बीनाई वाला बिल्कुल वही लेआउट कैसे तरतीब दे लेता है? आखिर में हमारा ये जहन एक ऐसे शाहकार की तरह सामने आता है जो किसी पैदाइशी ब्लूप्रिंट और बैरूनी तजर्बात के मेमार के दरमियान कहीं झूल रहा है। यह हमें मुसलसल सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो वाकई हमें हम बनाती हैं। क्या हम सिर्फ और सिर्फ अपने तजर्बात का नतीजा हैं, एक पहले से प्रोग्राम शुदा मशीन है, या फिर कोई ऐसा पुरइसरार राज जो अभी तक पूरी तरह हल नहीं हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा।